क्या आपको पता है कैसे हुई मानव को आग की जानकारी और कब किया उसने इसका प्रयोग? या क्या पाषाण काल में भी कोई औद्योगिक युग था? या धर्म की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? अथवा मानव के अंतर्गत पुरुष और महिला के बीच जो भेद है इसकी शुरुआत कब हुई? इस तरह के अनेकों प्रश्न हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास करेंगे अपनी इस श्रृंखला में। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपम त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका शिखर आईएएस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की अपनी इस तीसरी श्रृंखला में पाषाण काल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज हमारी श्रृंखला में जो चर्चाएं होंगी इसके प्रमुख बिंदु 4 भागों में वर्गीकृत होंगे, जिनमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो पाषाण काल के प्रमुख केंद्र थे वे क्या हैं, कहां कहां पर उनकी अवस्थिति है, उसी प्रकार से जो उनके औजार थे वे कहां से प्राप्त हुए हैं और क्या उनका प्रयोग किया जाता था। इसी तरह इनकी विशेषताएं क्या थी और विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उनके क्या रिसर्च रहे हैं, क्या उनके कथन रहे हैं, इन सभी आयामों में हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस विषय को हम एक संक्षेप में यह जान लें कि आगे की बातों को करने का हमारा जो आधार है वो क्या है। इस संदर्भ में 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण होंगे। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीजे थॉमसन नाम के एक विचारक पुरातत्वविद के द्वारा डेनमार्क के संग्रहालय में रखे गए विभिन्न प्रकार के जो औजार थे उसके आधार पर अपने विश्लेषणों को प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से उन्होंने इस विश्लेषण के आधार पर इस पूरे कालखंड को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसे हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में जानते हैं। यानी कि सीजे थॉमसन जो व्यक्ति हैं, विचारक हैं, पुरातत्वविद हैं, इनका ही यह वर्गीकरण था जो हमें इस पूरे कालखंड को अध्ययन की सुविधा प्राप्त कराता है। इसी तरह से एक दूसरा महत्वपूर्ण नाम हमें पहले से पता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट का, जिन्होंने मद्रास के पल्लवरम में एक पूरी संस्कृति की खोज की थी और जो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी है वो हमें उपलब्ध कराई थी। इसी तरह से हम डॉक्टर सांकलिया को भी उल्लेखित करते हैं, जिनके विस्तृत जो शोध हैं वो हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो इन तीनों ही विचारकों के जो शोध हैं या इसी तरह से अन्य जो विचारक हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उनके जो शोध हैं, इसके आधार पर हम आज की अपनी जो ये बातें आगे करने जा रहे हैं वे आधारित हैं। इस तरह से जो बातें हो रही हैं ये सभी कहीं ना कहीं औजार, हथियार, उपकरण पर ही आधारित हैं, क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इस संदर्भ में आपके लिए जानना महत्वपूर्ण होगा कि जो औजार निर्माण है इसकी 2 प्रमुख तकनीकें हमारे सामने आती हैं, जिसे हम क्लेक्टानिक और लावलबाई के रूप में जानते हैं। क्लेक्टानिक तकनीक का जो संबंध है यह इंग्लैंड से है। वास्तव में इंग्लैंड में क्लेक्टन नाम का एक स्थल है और वहां से पहली बार जो उपकरण प्राप्त हुए थे, उसी उपकरण जिस तकनीक से निर्मित हुए थे उसी को हम क्लेक्टानिक तकनीक की संज्ञा देते हैं। तकनीक क्या थी? उसमें हमने देखा कि एक पत्थर को जो उसके बाहरी फलक हैं उसको कई स्तरों पर
निकालने का प्रयास किया गया। अर्थात यदि हमारे पास कोई पत्थर है और हम उसको बाहरी स्तर से निकालते हैं और आंतरिक जो क्रोड है, क्रोड, इसको प्राप्त करते हैं अपने उपयोग के लिए, तो इसे हमने क्लेक्टानिक तकनीक की संज्ञा दिया है। इसी प्रकार से दूसरी जो तकनीक थी यह लावल बाई तकनीक थी। लावल बाई एक स्थल है जो कि पेरिस के पास में है। इस तकनीक में हम यह कार्य करते थे कि जो हमारा पत्थर है इसके एक हिस्से को हम स्वतंत्र रखते थे, स्वतंत्र, और जो दूसरा हिस्सा था इसके ऊपर चोट किया जाता था और इसमें अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां हैं उसका निर्माण कर लिया जाता था। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की बात है, इसके अंतर्गत हमने जो बड़े पत्थर हैं इसका प्रयोग किया है, यानी कि बड़े जो हमारे उपकरण हैं उनका प्रयोग किया है। और लावलबाई तकनीक में छोटे व मध्यम प्रकार के तकनीकों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में तकनीकी स्तर पर ये दो आधार थे कि किस तरह से उपकरण बनाए गए थे। अब हम इस चर्चा को अगर आगे ले चलें तो हम ये देखते हैं कि जो ये समय है पाषाण काल का, इस पाषाण काल में जो पृथ्वी की परिस्थितियां थी वह भी हमारे लिए इतिहास निर्माण का एक आधार प्रदान करती है। अर्थात पृथ्वी इस समय बर्फ से ढकी हुई थी और जो पत्थर के औजार हमको उपलब्ध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जलवायु है यह भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। यानी कि जो तीन अवस्थाएं हमने यह वर्गीकृत किया है इनमें दो पहलू महत्वपूर्ण हो रहे हैं, एक जो जलवायु है और दूसरा जो पत्थर के औजार है। इन आधारों पर यानी पत्थर के औजारों और जलवायु के आधार पर हमने इस वर्गीकरण को यहां पर किया है। अब एक वर्गीकरण प्राप्त करने के बाद अध्ययन की सुविधा के लिए हम एक एक कालखंड को अलग अलग रूप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो चर्चा होगा यह पूरा पाषाण काल के ऊपर होगा। इसी तरह से फिर हम मध्य पाषाण और नव पाषाण की चर्चा करेंगे। आज हमारा जो चर्चा का बिंदु होगा वो होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि पुनः इस कालखंड को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। इसे पूरा पाषाण काल को हम तीन कालखंड में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें कि निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है और उच्च पूरा पाषाण काल है। उच्च पूरा पाषाण काल है। जहां तक समय विभाजन की बात है तो ऊपरी जो विभाजन है इसमें हम देखते हैं कि 25 लाख से 10,000 बीसी के बीच का समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह से मध्य पाषाण काल में 8,000 से 4,000 और नव पाषाण काल में 9,000 से 1,000 बीसी की चर्चा है। यहाँ आप देखेंगे कि इन दोनों कालखंडों में एक ओवरलैपिंग है, यानी कि एक ही समय पर यह सभ्यता दो अलग अलग स्थानों पर चल रही थी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। मोटे तौर पर 25 लाख से यह समय प्रारंभ हो रहा है और 10,000 बीसी तक यह चला है पूरा पाषाण काल। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं यह 25 लाख से 10,000 बीसी के बीच का जो पूरा पाषाण काल है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए चलते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। जैसा कि पीछे हमने देखा यह तीन भागों में वर्गीकृत है, जिसमें कि अलग अलग समय निर्धारित है। पहला समय 5 लाख से 50,000 बीसी का है। इसी तरह से दूसरा 50,000 से 40,000 बीसी का है और तीसरा
40,000 से 10,000 BC के बीच का समय निर्धारित है। अगर इस कालखंड में हम किन मानवों की चर्चा कर रहे हैं इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो आरंभिक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस की बात हमने की थी वो कहीं ना कहीं इस दौर से जुड़े रहे हैं। इसी प्रकार से जो मध्य पुरापाषाण काल है यह मुख्य रूप से निएंडरथल मानव के रूप में जाना जाता है जो कि होमो सैपियंस का ही एक वर्ग है। और अंत में जो 40,000 से 10,000 BC के बीच में हम देख रहे हैं ये होमो सैपियंस की यात्रा रही है। जैसा कि पहले हमने आपसे चर्चा किया था कि इस टॉपिक को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें पहला पहलू है केंद्र का, कि जब हम बात कर रहे हैं कि निम्न पुरापाषाण काल या मध्य या उच्च पुरापाषाण काल तो इसके जो केंद्र हैं वे कहां कहां भारतीय उपमहाद्वीप में हमको प्राप्त हुए हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो वैसे तो बहुत सारे स्थल हैं लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। दर्शाने का क्रम इस तरह से है कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो यह उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा, बाएं से दाएं चलेंगे तो यह पश्चिम से पूरब की हमारी यात्रा होगी। सबसे पहले अगर निम्न पुरापाषाण काल खंड की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ सोहन घाटी यानी कि भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र है या बेलन घाटी ये दो महत्वपूर्ण स्थल हमको दिखते हैं। इन स्थलों पर हमें अगर सोहन घाटी की बात करें तो यह आपके पाकिस्तान के सिंध नदी की जो सहायक नदी है जिसका कि नाम है सोन उसकी घाटी में अवस्थित है। ध्यान रहे कि चापर चापिंग और पेबुल संस्कृति का जो संबंध है वो इसी सोहन घाटी से है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है, प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो जिस चापर चापिंग पेबुल संस्कृति की हम बात करते हैं वो यही सोहन घाटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बात समझने की है कि चापर और चापिंग का अर्थ क्या होता है। चापर और चापिंग का अर्थ है, चापर अंग्रेजी का शब्द है, अगर हम किसी पत्थर को किसी पत्थर के एक हिस्से को धारदार बनाते हैं तो इसे हम चॉपर की संज्ञा देते हैं। इसी तरह से चॉपिंग क्या होता था, यदि हम पत्थर के दोनों ही हिस्से को धारदार बनाते हैं तो इसे चॉपिंग की संज्ञा दी जाती थी। इसे खंडक और गरासा, खंडक और गरासा भी कहा जाता था। पेबुल क्या होता था, पेबुल कुछ गोल सी आकृति हुआ करती थी जो कि अनगढ़ी थी और प्राकृतिक रूप से जो घर्षित होकर के नदियों के साथ यात्रा करते हुए या समय के कालक्रम में घर्षित होकर के कुछ ऐसी आकार ले लेती थी जो कहीं ना कहीं मानव के प्रयोग के लिए उपयोगी होती थी। उसे हमने पेबुल के अंतर्गत रखा था। तो इस प्रकार के जो उपकरण हैं यह हमको सोहन घाटी से प्राप्त होते हैं, इसलिए हमने इसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति की संज्ञा दिया है। इसी तरह से इस कालखंड में हम देखते हैं कि बेलन घाटी के अंतर्गत लोहदा नाला जो स्थान है यहां से भी विभिन्न प्रकार के जो पुरावशेष हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं। ये नाम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे हम कि बेलन घाटी की जो चर्चा है ये न केवल पुरापाषाण काल में है, मध्य पाषाण काल में है
बल्कि जो उच्च पुरा पाषाण काल है इन तीनों ही कालखंडों में है। यानी कि एक क्रमागत रूप में एक खास स्थल पर जो पुरावशेष हैं विभिन्न कालों के हमको प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल हमारे लिए बनता है और यहीं पर स्थित है लोहदा नाला। इस कालखंड में दूसरे स्थलों की बात किया जाए, हम देखते हैं कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है एक महत्वपूर्ण स्थल है। भीमबेटका के साथ भी हम बात सकते हैं कि यह मध्य पुरा पाषाण काल में भी था और उच्च पुरा पाषाण काल के अंतर्गत था। यह स्थल जाना जाता है अपने चित्रकारी के अवशेषों के रूप में, यानी मानव ने जिन गुफाओं का प्रयोग अपने आवास के लिए किया था, वहां पर उन गुफाओं की भित्ति पर, उनकी दीवारों पर उसने विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं उसको अंकित किया है। दृश्य कैसे हैं? दृश्य हैं शिकार के या दृश्य हैं जानवरों के, क्योंकि उस समय मानव का जो जीवन था वो कहीं ना कहीं उसकी जो मूल आवश्यकता थी भोजन, जो कि शिकार से प्राप्त हो रही थी और उसमें वो शिकार करता किसका था? जानवरों का। ऐसे में यही उसकी प्रमुख विषय वस्तु बनी रही। इस तरह से भीमबेटका अपनी चित्रकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सामने आता है। ऐसे ही हथनौरा एक प्रमुख स्थल है जो कि मानव के खोपड़ी के अवशेष यहां पर प्राप्त हुए हैं और यह पहला साक्ष्य है। इसलिए परीक्षा के हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है कि मानव खोपड़ी के प्रथम अवशेष हमें हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। अभी हम इसे मैप के माध्यम से भी और स्पष्ट करेंगे चीजें कहां पर हैं। इसी क्रम में उत्तर से दक्षिण में जब हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि नीचे यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में हमें पल्लवरम मिलता है। इसी तरह से अतिरम पक्कम प्राप्त होता है। एक और स्थल अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि बद मदुरे यह भी वो महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जहां से निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। अब एक कालखंड के अलग अलग जो उत्तर से दक्षिण के स्थल हैं, इन सभी की चर्चा के बाद अगर एक सामान्य रूप में हम देखें कि जो ये लोग थे किस तरह का जीवन जी रहे थे, तो हम देखेंगे कि ये मूल रूप से खाद्य संग्राहक और शिकारकर्ता थे, यानी फूड गैदरर्स एंड हंटर्स थे। यानी कि अगर हम इनकी सामान्य विशेषताओं की बात करें तो हम देखेंगे कि ये खाद्य संग्राहक व शिकार करता थे। साथ में एक महत्वपूर्ण बात कि आग के विषय में जो जानकारी है वह इन्हें यहां पर प्राप्त हो गई थी। जो हमारे वीडियो के आरंभ में एक प्रश्न था कि आग की जो जानकारी है वो मानव को कब प्राप्त हुई, तो यहां पर हम देखते हैं कि आग के विषय में मानव जानता था लेकिन वह उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा था। जैसे विभिन्न प्राकृतिक कारणों से कई स्थलों पर जंगलों में आग लग जाती है, आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस आग का प्रयोग कैसे करना है, उससे भयभीत हो जाता था। यानी कि आग की जानकारी तो है लेकिन वह इसका प्रयोग अभी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जो इसका स्वरूप है अभी पूर्ण रूप से आदिम प्रकार का ही बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल के स्थलों की चर्चा करें तो हम देखते हैं
कि उत्तर से दक्षिण का जो हमारे लिए क्रम है वो उसी प्रकार से है जैसे सोहन घाटी, बेलन घाटी और महाराष्ट्र में नेवासा जो स्थल है यह भी एक महत्वपूर्ण मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है। और उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रमुख स्थल हैं वे है सोहन घाटी, बेलन घाटी और बिहार में स्थित सिंहभूम। लोहदा नाला की स्थिति हमें पता है यह बेलन घाटी से जुड़ा हुआ है और जो अस्थि निर्मित मानव की देवी की मूर्ति है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है, यह हमें इसी बेलन घाटी से ही प्राप्त हुई है। तो ऐसे में इस कालखंड में एक महत्वपूर्ण स्थिति हमको दिख रही है मातृ देवी की मूर्ति के रूप में। अब कुछ नीचे चलें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो महाराष्ट्र में भी कुछ स्थल हमको प्राप्त हुए हैं जो अभी हमारे लिए चर्चा के बिंदु नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थल है जहां से नीला पाषाण खंड हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो मानव पहले चित्रकारी किया करता था भीमबेटका में, अब वो उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते कलर्स का भी जो है प्रयोग करने लगा है। इसके साथ में नक्काशी और हरे रंगों का प्रयोग भी उसके द्वारा किया जा रहा है। हरे लाल रंगों का प्रयोग उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये कुछ विशिष्ट स्थल थे जिसके बारे में हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। अब हम इसको अपने अगले आयाम में ले चलते हैं इस चर्चा को, जो कि है औजारों के रूप में। इससे पहले कि यहां पहुंचे, अगर हम आपको मैप के माध्यम से कुछ स्थलों की चर्चा कर दें तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो आइए जरा हम विस्तृत रूप में ये देख लें कि जो अभी स्थलों की चर्चा हमने किया है ये किस तरीके से कहां पर अवस्थित है। ये हमारा इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, और इसी की सहायक जो सोन नदी है, यहीं पर हमें जो सोहन संस्कृति है, सोहन संस्कृति वह प्राप्त हुई थी। फिर हमने चर्चा किया था जो बेलन नदी घाटी है वो आपके इस मिर्जापुर के रीजन में आती है। फिर हमने चर्चा किया था कि जो भीमबेटका स्थल है मध्य प्रदेश में वो कहाँ पे है। इसी तरह से ये नर्मदा की जो घाटी है इसी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भीमबेटका है, आदमगढ़ है और हथनौरा है। आदमगढ़ और हथनौरा नर्मदा घाटी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। दक्षिण के जो प्रमुख स्थल थे इनकी चर्चा हमने पीछे किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल आप देखेंगे ये है पल्लवरम, जिसमें रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा व्यापक स्तर पर खोजें की गई थी और पहली बार एक पूरी संस्कृति को यहां से उजागर किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हुए। इसी तरह से अन्य भी जो स्थल हैं इसको आप यहां से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी चर्चा में। जो नया हमारा आयाम था वह था औजारों का। जिस पूरा पाषाण कालखंड की हमने पीछे चर्चा किया है, जो पीछे हमारा वर्गीकरण था कि पूरा पाषाण, फिर मध्य पूरा पाषाण और नव पूरा पाषाण, यानी कि कुछ सॉरी निम्न, अगर हम इसे एक चीज आपसे स्पष्ट करें, जो विभाजन
यहां हमने किया था, इसी विभाजन को हम औजारों के लिए आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जहां पर निम्न पूरा पाषाण काल है उसके नीचे निम्न पूरा पाषाण काल के औजार की चर्चा होगी, जहां पे मध्य पूरा पाषाण काल है वहां पर इसके औजारों की चर्चा होगी, और इसी तरह से उच्च पूरा पाषाण काल के नीचे इनके औजारों की चर्चा होगी। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि तक्षुरी, काटने के औजार और हाथ की कुल्हाड़ी, इस तरह के औजार हमको प्राप्त होते हैं। हाथ की कुल्हाड़ी बड़ी स्पष्ट है, पल्लवरम नामक जो स्थल है वहां से प्राप्त हुई थी। बाकी जहां तक भूमिका तक्षुरी और काटने के औजारों की है, तो इनका प्रयोग मुख्य रूप से जो हमारा शिकार था, मानव जिस शिकार को करके ला रहा था उसके ऊपर की चमड़ों को हटाने, मांस को काटने और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके भोजन के लिए प्रयोग करने के रूप में इन हथियारों का प्रयोग किया जाता था, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के हथियार हैं। जैसे कि भेदने के लिए इस तरह के हथियारों का प्रयोग होता था, काटने के लिए जो ये ऊपर के हिस्से हैं ये धारदार हुआ करते थे, तो हम चमड़ों को ऊपर से इसके माध्यम से काट दिया करते थे। इसी तरीके से अगर हमें कुल्हाड़ी का प्रयोग करना है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने कुल्हाड़ी जो पल्लवरम से प्राप्त हुई है इसका भी प्रयोग किया है। यानी कि चोट पहुंचा करके, शिकार अगर पकड़ में आ गया है, मरा नहीं है, तो उसको चोट पहुंचा करके जो मारने की चीज थी उसको हमको इसके द्वारा करना था। इसी तरह से जब हम मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ नए प्रकार के पाषाण उपकरण मिल रहे हैं, जो कि फलक है, बेधनी है, खुरचनी है। और फलकों की जो महत्ता है, उसकी जो बड़ी संख्या है, वह इतनी ज्यादा थी कि हमने इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दे दिया था। फलक से अभिप्राय बस इतना है कि कोई भी जो पाषाण खंड था, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता था इसी को हम फलक कहा करते थे। और जैसे खुरचनी है यानी स्क्रैपर, तो इसका प्रयोग हम खुरचने के लिए किया करते थे। या भेदनी है, इसका प्रयोग हम पेनिट्रेशन के लिए करते थे, जिसको कि हम पॉइंट भी कहते हैं। तो ये सब पत्थरों की निर्मित थी और इस कालखंड में फलकों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई थी। इन सभी प्रकार के औजार एक बड़े स्थल पर बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए, जिस वजह से हमें इस युग को औद्योगिक युग की भी संज्ञा देना पड़ा। यानी कि औद्योगिक युग से अभिप्राय क्या था कि एक खास तरह का कोई उपकरण है जिसकी एक विशिष्ट तकनीक है और बहुत बड़े क्षेत्र में, बड़े स्तर पर, बड़ी संख्या में अगर उसका उत्पादन हो रहा है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग जगहों पे मानव रह रहा था, वे सभी इनका प्रयोग कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि ये उद्योग की स्थिति में पहुंच गया था, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसीलिए इसे औद्योगिक युग की भी संज्ञा दिया जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके जहन में आता है कि पाषाण कालखंड में क्या कोई औद्योगिक युग था, तो हाँ, जो मध्यपूरा पाषाण काल की स्थिति थी उसे हम इन कारणों से औद्योगिक युग की संज्ञा देते हैं। इसी तरह से जब हम तीसरे हिस्से में आते हैं कुछ पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तक्षुरी, खुरचनी, चकमक उद्योग का प्रयोग जो है किया जाता था। ये सभी जो उपकरण हैं यहाँ पर अलग अलग रूपों में चिन्हित किए गए हैं, वर्णित किए गए हैं। जो इस कालखंड में महत्वपूर्ण उपलब्धि हम देख रहे हैं वह उपकरण में यांत्रिक प्रणाली के रूप में दिख रहा है। और वो क्या था कि जैसे मानव ने
भाले का निर्माण किया। अब भाला क्या कार्य कर रहा था? पहले के जो उपकरण थे इनमें एक विशिष्टता ये थी कि किसी भी चीज को हमको पहले हाथ में प्राप्त करना था तब हम उस उपकरण का प्रयोग कर पा रहे थे, लेकिन यांत्रिक तकनीक से अभिप्राय ये हो गया कि अब हम दूर से ही अपने शिकार को भेज सकते हैं, मार सकते हैं। यानी कि हमने इसके पीछे जो ये पोर्शन जोड़ दिया डंडे के रूप में, एक लीवर के रूप में, अब ये क्या कर रहा है कि दूर से हमारे लिए शिकार करने में उपयोगी साबित हो रहा है। इसी तरह से धनुष और बाण, इसका जो प्रयोग है यह भी इसी समय पर मानव के द्वारा किया गया। तो एक महत्वपूर्ण यह बिंदु है, हमारी उत्कंठा में रहता है, जिज्ञासा में होता है कि आखिर ये जो भाला और तीर धनुष की चीजें हैं हम कब इसका प्रयोग शुरू किए। तो हम देख रहे हैं कि पुरा पाषाण काल के जो उच्च पुरा पाषाण काल का था उसमें हमने यांत्रिक तकनीकों का विकास किया था, जिसमें पत्थरों के जो औजार थे उनके साथ लीवर या कुछ दूसरी चीजों को जोड़ करके दूर से चीजों को मारने की जो क्षमता है वो हमने अर्जित कर लिया था। इसी तरह से यह कालखंड एक और विशेष तकनीक के रूप में जाना जाता है। उसे हम यहां देखेंगे। इस युग में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, कलात्मक अभिव्यक्ति यह परिलक्षित हो रही है। यानी कि पहले भी कला का हमारा एक रूप था जिसमें कि हम क्या कर रहे थे कि हमने जो शिकार थे या जो जानवर थे उनको चित्रों को अंकित किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसमें हमने एक नया पहलू यह जोड़ दिया कि जो मनुष्य के विभिन्न प्रकार के भाव हैं वह भी अंकित करना शुरू कर दिया। यानी कि भय और श्रद्धा, भय और श्रद्धा, इसका भी अंकन हो रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो रहा होगा? जैसे अगर हम भयभीत हैं तो ये अभिव्यक्ति या तो सामने जो खड़ा है वो देख सकता है, कला के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है कि हमारे जो खास तरह के कुछ पोस्चर्स हैं, जैसे अगर झुक करके हम कहीं पैर के ऊपर झुके हैं, दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं, तो हम किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। दोनों हाथों को इस तरह से करके हमारी जो आंखों की स्थिति है या जो शारीरिक अवस्था है या समूह में हम खड़े हैं या बारिश हो रही है उसके प्रति हम किसी तरह का भय प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो अंकन था ये पहली बार हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कला का एक उच्चतम स्तर है जो हमें यहाँ दिखता है। इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण पहलू की हम चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति यहीं से आरंभ हुई। यानी जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर है या भगवान है, उसके विषय में मनुष्य ने जो सोचना शुरू किया वो यही उच्च पुरा पाषाण काल का समय था, जब उसमें भय और श्रद्धा जैसे जो भाव थे उसकी उत्पत्ति के कारण धर्म की भी जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये तीन कालखंड थे यह किस प्रकार से औजारों के आधार पर अलग अलग जो हमें उपकरण प्राप्त हुए और उनसे क्या तथ्य हमारे लिए निकल करके आए। अब अगर एक सामान्य विशेषता की चर्चा पूरे कालखंड के संदर्भ में किया जाए तो हम देखते हैं कि कुछ
महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो ये है कि सामुदायिक जीवन की जो शुरुआत है वो हम देखते हैं कि इस समय शुरू हो गया था, यानी कि मानव ने समूहों में रहना शुरू किया। समूह में वो क्यों रहता था, उसके पीछे दो बड़े आधार थे। पहला, सुरक्षा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जानवरों का एक दूसरे के ऊपर आक्रमण होता रहता था। ऐसे में हमें ये भय था कि अगर हम अकेले रहेंगे तो कोई दूसरा जानवर हमको खा जाएगा। तो समूह में रहना सुरक्षा का एक बड़ा कारण था जो हमें प्रेरित किया। इसी तरह से अगर हमें भोजन करना है तो हमें शिकार करना होगा, और शिकार करने के लिए अगर हम समूह में हैं तो वो ज्यादा आसान होगा बजाय इसके कि हम अकेले शिकार करें। तैसे हम देखते हैं कि कई व्यक्ति मिल करके एक शिकार को करने का प्रयास करते थे और फिर ये सभी के लिए भोजन का आधार बना है। इसने हमारे बीच में सामुदायिक जीवन का जो आधार है यानी सहयोग है उसको विकसित किया। इसी तरह से जब हमने सहयोग का विकास किया, प्राकृतिक कारणों से जनन की जो प्रणाली है वो अपने तरह से चलती है। यही हमने परिवार को भी स्थापित होता हुआ देखा, यानी कि परिवार से अभिप्राय कि एक व्यक्ति यानी मानव में स्त्री पुरुष के साथ जब उसके बच्चे जुड़ते हैं तो हम उसे परिवार के रूप में देखते हैं, और परिवार के प्रति जो भावनाएं हैं वो यहाँ पे परिलक्षित होना शुरू हो गई। जैसे अगर बच्चे की मृत्यु हो रही है या पिता की मृत्यु हो रही है, माँ की मृत्यु हो रही है तो दुख हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, हमें पीड़ा हो रही है। हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी कुछ समय तक हमारे साथ में था अब वो कहाँ चला गया। तो जो ये व्यक्तिगत लगाव की चीज थी ये अपने कुटुंब में, अपने परिवार में बहुत ज्यादा थी, और जो दूर था उसके प्रति कम थी। ऐसे में पारिवारिक भावना का जो उद्भव है वह भी यहाँ पर होता हुआ हम देखते हैं। इसी तरह से क्रमिक रूप में यह प्रवृत्ति जब आगे बढ़ रही है तो लैंगिक विभाजन का भी यानी स्त्री पुरुष के बीच में जो भेद है उसका भी आधार तैयार हो रहा है। कैसे? स्वभाव से स्त्रियां, चूंकि जो इनकी जनन की क्षमता है उसके कारण उन्हें एक बड़े समय तक बच्चे को गर्भ में पालना, उसका पालन पोषण करना, इन कारणों से उनमें ममता के जो तत्व हैं, दया के जो तत्व हैं, केयरिंग नेचर है, देखभाल करने की जो सोच है वह प्रकृति ने विकसित किया, और उसे एक खास जगह पर रहने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में जो ये कुटुंब तैयार हुआ, परिवार तैयार हुआ, इस परिवार में महिला की जो स्थिति थी वह प्राकृतिक कारणों से और उसके स्वभाव के कारण यह दिखी कि वह घर के अंदर रह करके जो घर की चीजें हैं उसको करे। आज अगर महिलाएं आगे जा पा रही हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण हम ये देखेंगे, आगे जा पाने से मेरा अभिप्राय ये है कि जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, उद्योग हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं कर रही हैं उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो ये बेसिक चीज थी उसमें उनको सहूलियत हो गई है कि आज बहुत सारे बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है, परिवार नियोजन में 1 से 2 बच्चे ही पर्याप्त है, या बहुत परिवार वह भी नहीं कर रहे हैं, गोद ले रहे हैं। इसी तरह से जो उनकी घर में रह करके केयर करने की चीजें थी आज विभिन्न संस्थाओं ने उसको अपने हाथ में ले लिया है, तो महिलाएं फ्री हो गई हैं और वो दूसरे कार्यों को कर पा रही हैं। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति तो थी नहीं, इसलिए जो लैंगिक आधार पर सम विभाजन हुआ उसमें महिलाओं को घर से जोड़ दिया गया और पुरुष सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और भोजन को जुटाने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि इन दोनों में आपस में एक सहयोग भी रहता था अपने अपने कामों को लेकर के, लेकिन एक मोटा विभाजन हमको ये देखने को मिलता है। इसी तरह से जब ये विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां पनप रही थी उसमें यह भी एक आवश्यकता बनी कि अगर हमको किसी स्थल से जुड़ना है तो हमें एक आवास बनाना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि 2 प्रकार के आवास यहाँ पर हमारे सामने आते हैं, चाहे वो गुफा के रूप में हो
या झोपड़ी के रूप में है। यानी कि झोपड़ियों का भी निर्माण शुरू हुआ और गुफाओं का प्रयोग भी मानव के द्वारा किया जाने लगा। यानी आवास की जो शुरुआत है वो भी यहाँ पर पूरा पाषाण काल में हमको देखने को मिलती है। लेकिन जो मानव का स्वरूप था वो अभी भी हंटर्स और फूड गैदरर्स के रूप में ही है। यानी बड़े जानवरों का जो शिकार करना है वही उसका मूल भोजन हुआ करता था। यानी कि जो नेचर हमारा है उसमें अभी उत्पादन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, बल्कि हम क्या है, बेसिकली हम उपभोक्ता ही हैं। अभी हम उत्पादक की श्रेणी में नहीं पहुंच पाए हैं। इसी तरह से अगर कुछ विशिष्ट जो पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ यूनिक पहलू होते हैं उसको अलग से यहाँ पे चर्चा करें कि कृषि की क्या स्थिति थी, आग की क्या स्थिति थी, बर्तन की क्या स्थिति थी, या कपड़ों की क्या स्थिति थी, तो हम देखते हैं कि अभी इनकी शुरुआत नहीं हुई थी। यानी कि नीचे लिखिए ये सभी जो चीजें हैं अभी मानव इसका प्रयोग नहीं कर पा रहा था। ये पाषाण काल के ही आने वाले जो खंड होंगे जिसमें मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की हम चर्चा करेंगे, वहां हम देखेंगे कि ये सारे पहलू धीरे धीरे मानव से जुड़ेंगे। तो इन तथ्यों को आप इस रूप में ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में अभी जानकारी हमारी नहीं थी। तो आज पाषाण काल के एक खंड पूरा पाषाण काल पे हमारी चर्चा हुई है। आशा करता हूं कि ये तथ्य आपको उपयोगी लगे होंगे, चर्चा व्यवहारिक लगी होगी और कुछ जो हमारी समझ है वो और बेहतर हुई होगी। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।